हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखा जाए तो यूनिट जो हमारा 10 यूनिट है उसमें से जो तीसरा यूनिट है तो तीसरा यूनिट है साहित्य शास्त्र से संबंधित। और इससे प्रीवियस क्लासेज में हमने प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत पे बात कर ली है। आज हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है उस टॉपिक पे बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस में अगर देखें क्वेश्चन वगैरह तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो बात करें कि जो भी पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है इसमें एक युद्ध ये छिड़ा था कि काव्य कला हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। ये चीज़ हमने प्लेटो से शुरू की थी कि प्लेटो ने किस तरीके से काव्य को उपयोगिता की दृष्टि से बात की थी कि अगर काव्य को देखा जाए तो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत, अनुकरण संबंधी सिद्धांत, फिर उनके से अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत है, काव्य सिद्धांत, इन सारे टॉपिकों पे बात की है। तो आज हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। पहली बात तो जो वर्ड्सवर्थ हैं इनको हम अपने यहाँ पे जो सुमित्रानंदन पंत हैं जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो इनसे जोड़कर भी देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका चेंज होता है कि वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत है तो ये थोड़े प्रकृति प्रेमी प्रकृति के हैं। तो ये भी हैं प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम यानी कविकार जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी इनका एक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। और आधुनिक काल के जो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत है जो कि प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो उनका भी वर्ड्सवर्थ के साथ ही मतलब वही झुकाव देखने को मिलता है, यानी प्रकृति प्रेमी वर्ड्सवर्थ भी हैं। यहाँ भी हम शुरू करते हैं कि जो अब सिद्धांत शुरू होगा इसके बाद कॉलरिज का काव्य भाषा सिद्धांत वगैरह की बात करेंगे, या फैंटेसी कल्पना या शिल्प पे जो उनका है। तो ये जब हम पढ़ेंगे यानी कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, तो ये प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है कि सन 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ जो थे एक अन्य कवि, वो भी कवि ही थे, कवि कॉलरिज के संपर्क में आते हैं और दोनों मिलकर ऐसी नई रचना प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जो उस समय की डिमांड हो। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ लिखना है वो डिमांड में होना चाहिए। डिमांड बोले तो मांग, लोगों की मांग क्या थी। जैसे जब हम अरस्तु या प्लेटो को पढ़ रहे थे या प्लेटो अपने गणराज्य के लिए अगर कोई भी कविकार कुछ ऐसी रचनाएं करता था जिसे समाज की भलाई होती थी, समाज के लिए उपयोगी होता था, तो वो मानते थे कि वो कवि अच्छा कर्म कर रहा है, अन्यथा वो निरर्थक मानते थे। तो यहाँ पे जब ये वर्ड्सवर्थ जो थे तो ये कवि कॉलरिज जो थे कॉलरिज से मिलते हैं, तो इनके संपर्क में आते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या चीज़ लेके आए जो आज के समय की मांग है। तो फिर ये होता है कि इन दोनों की सहमति से इनके रचनाओं का संकलन जो होता है ये लिरिकल बैलेट्स नामक संग्रह में सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित होता है। यानी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जो कि दोनों मिलते हैं, विचार भी मिल रहे हैं, और इनकी रचनाओं का संकलन लिरिकल बैलेट्स नामक संग्रह में 1798 में प्रकाशित होता है। और इस संकलन की जो भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी रचना लिखी जाती है तो उसकी भूमिका पहले बांधी जाती है, शुरुआत में भूमिका ही होती है। तो इस संकलन की भूमिका जो है ये किस नाम से आती है, तो इसका नाम होता है एडवर्टीजमेंट। इसका फुल नाम एडवर्टीजमेंट, जैसे हम प्रचार के लिए कहते हैं तो एडवर्टीजमेंट। तो यानी लिरिकल बैलेट्स में इनके जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का संकलन इसमें संग्रहित होता है, और वो जो है इस संकलन की भूमिका एडवर्टीजमेंट नाम से कौन लिखता है, तो वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। और क्योंकि कॉलरिज से सहमति दोनों लोगों की मतलब आपसी सहमति विद्यमान थी, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों सहमत थे इस बात को लेके, अभी तक इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं ये सहमति जो है ना असहमति में तब्दील हो जाती है। अभी लिरिकल बैलेट्स संग्रह आ गया 1798 में, संकलन की भूमिका एडवर्टीजमेंट नाम से वर्ड्सवर्थ ने लिख दी। उस समय तक कॉलरिज बिल्कुल कोई उन्हें डाउट नहीं था। और इसमें इस पुस्तक में जो है आया क्या, तो इस भूमिका ने इस संग्रह में जो संकलित कविताएं थी उन कविताओं की विषय वस्तु और काव्य भाषा पर विस्तार से प्रकाश डाला कि जो भी उससे संबंधित था कि क्या, जो कि इन्होंने इसी उद्देश्य से लिखा था, उस समय की क्या मांग थी, लेकिन उन्होंने उसे के विषय वस्तु और काव्य भाषा पर विस्तार से उस भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने प्रकाश डाला।
लेकिन बात ये आता है कि इसकी आलोचना, क्योंकि हम हर एक जितने भी पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में जिनका भी योगदान रहा तो उनके मत के बाद आलोचकों के भी मत को समझते हैं। तो ये जब वर्ड्सवर्थ ने इस तरीके से पूरा भूमिका बांधा तो कुछ नव अभिजात्यवादी आलोचकों ने क्या किया, इसकी तीखी आलोचना की। उन्हें ये रास नहीं आया, और ये रास नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देखिए लिरिकल बैलेंस 1798 में आया ही था पहले, इसका वापस से दूसरा संस्करण 1800 में आता है, यानी 2 साल बाद वापस से देखेंगे फिर नया संस्करण भी आ जाता है लिरिकल बैलेंस का। अब इसमें क्या है कि उसमें भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और इसमें एक लंबी भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस नाम से जोड़ी गई, और जो इनके आलोचक प्रश्न उससे संबंधी उठाए थे उसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस में आंसर कर दिया गया, और सटीक आंसर। इसके बाद देखते हैं कि अगला संस्करण फिर से आता है 1815 में, यानी वापस से देखें आलोचकों द्वारा प्रश्नों का समाधान तो किया, फिर से ये संस्करण आगे भी आता है, उसकी भूमिका में कुछ पृष्ठ और जोड़े जाते हैं, तो सन 1815 में फिर आता है। तो कुल मिला के आप देखिए 1798 में भी आ गया, 1800 में भी आ गया, 1815 में आ गया, अब तक लिरिकल बैलेट के 4 संस्करण जो है वो सबके समझ आ चुके थे। और इसमें जो केंद्रीय विषय हमने बताया था वर्ड्सवर्थ द्वारा काव्य वस्तु और काव्य भाषा पर व्यक्त जो विचार थे उसी विचार से चीजें शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इनके बीच सब कुछ सामान्य नहीं रहा। वर्ड्सवर्थ जो कि काव्य भाषा को लेके जो उनका मत था कॉलरिज से मिलता जुलता था, बाद में ये हुआ कि वो चीज मत से असहमति व्यक्त हुई, और 1817 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरी में वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन किसने किया, कॉलरिज ने किया। तो जो कॉलरिज पहले सहमत थे उन्हीं कॉलरिज ने 1817 में उनकी खुद की एक प्रसिद्ध रचना जो आती है, उनकी प्रसिद्ध रचना बायोग्राफिया लिटरेरियो, देखिए मैंने बताया था 1798 में आया, फिर 1800 में आया, फिर 1815 में आया। ये क्या था, लिरिकल बैलेट का नया नया संस्करण आता गया। पहले कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ में कोई असहमति नहीं थी, बाद में कॉलरिज की असहमति हो गई वर्ड्सवर्थ से, तो वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज ने फिर एक जो उनकी प्रसिद्ध अपनी रचना है बायोग्राफिया लिटरेरियो, तो 1817 में आता है, इसमें ये वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन करते हैं। अब जो है जो कि पहले काव्य भाषा संबंधी विचारों से असहमति नहीं थी, अभी वो क्या कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स जो है उससे इनकी असहमति व्यक्त होती है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया को ध्यान रखना है, भले ही कॉलरिज और अन्य आलोचकों ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों से असहमति व्यक्त की हो, लेकिन अंग्रेजी के समीक्षा जगत में वर्ड्सवर्थ के जो लिरिकल बैलेट है उसकी भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से काव्य की विषय वस्तु और काव्य भाषा पे अच्छे खासे विचार प्रस्तुत किए हैं, और नए भी लगते हैं, मौलिक भी लगते हैं, उनके ही ऐसा लगता है कि उन्होंने ही उस चीज़ को बिल्कुल इजाद किया है। उन्होंने कवि क्या, कविता, काव्य की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, काव्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, काव्य की भाषा क्या होनी चाहिए, इन सभी पे अपने नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। तो वो मतलब ये नहीं नकार सकते कि उनका जो लिरिकल बैलेट में मौलिक विचार व्यक्त हुआ है वो गलत है। कौन सी विचार थी, उन विचारों को हम कुछ पंक्तियों में समझ सकते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का उन्होंने तीव्र विरोध किया, वो कुछ नवीन देना ही चाहते थे, वो मानते ही थे ना कि जो समय की मांग है हम कुछ ऐसा लेके आए जो मांग के अनुरूप हो। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, परंपरागत जो काव्य भाषा और काव्य शैली उसका तीव्र विरोध किया। वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए बोला कि स्वाभाविक एवं प्रकृत भाषा होनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ नेचुरल होना चाहिए, तो ये मानते हैं कि परंपरागत जो काव्य की भाषा, काव्य शैली, जो क्लिष्टता विद्यमान है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए स्वाभाविक एवं प्रकृत भाषा का जोरदार समर्थन किया। ये पहली चीज हो गई। दूसरा, वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, कृत्रिमता के स्थान पर सरलता की बात की। मतलब एक चीज तो कॉमन लग रहा है कि नेचुरल जो होना चाहिए जो चीज़ें कविता में, उस पर इन्होंने ज़्यादा ही जोर दिया है कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आप क्या करो, आर्टिफिशियल बातें नहीं करो, कृत्रिमता के स्थान पे आप सरलता को और जो शैलीगत सौंदर्य है, रस, छंद, अलंकार, इन सभी को मानते हैं। तो पहली चीज़, परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का विरोध करते हैं,
कविता के लिए स्वाभाविक एवं प्रकृत भाषा का जोरदार समर्थन करते हैं। दूसरा, कृत्रिमता के स्थान पे सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हैं। उन्होंने कृत्रिम भाषा को बोला कि त्याग दो और सरल भाषा पे, कवियों को बोला कि अस्वाभाविक और बोझिल आडंबरपूर्ण भाषा को हटा दो, सरल भाषा की बात करो। वर्ड्सवर्थ ने काव्य की विषय वस्तु के लिए भी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार ग्रामीण जीवन का समर्थन किया, उसी प्रकार अगर उनकी बात करें तो ग्रामीण जीवन को दैनिक बोलचाल की भाषा काव्य में प्रयोग करने का समर्थन किया कि जो भी पढ़े, अगर आप जो है काव्य की विषय वस्तु में ग्रामीण जीवन को बना रहे हो, ग्रामीण जीवन को आधार बना रहे हो, तो क्यों ना दैनिक बोलचाल की भाषा काव्य उन्हीं को बिल्कुल प्रयोग में लाओ। इनके अलावा गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग की वकालत की, तो समान भाषा का प्रयोग करें गद्य और पद्य में, उसकी भी वकालत की। साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ को जो उनकी कविता थी, उस कविता को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग अर्थात प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते थे। यानी जो भी हमारे मन से निकलता है वो स्पॉन्टेनियस निकलता है, प्रबल होता है, और प्रबल नवभाषा स्वतः ही भव्य सजीव चित्रात्मक होती है। यानी आप देखिए कि कोई रचनाकार है, कविकार है या कोई संगीतकार है, तो स्वतः ही उसके मन से कुछ प्रस्फुटित होता है, तुरंत वो व्यक्त कर देता है। उसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वो जो होता है ना, बहुत ही प्रवाह जो आता है अंदर से, वो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, और वो सजीव भी होता है। वर्ड्सवर्थ की धारणा ये भी थी कि जो कृत्रिम भाषा है वो कौन से लोग यूज करते हैं, तो वो निम्न श्रेणी के कवियों की बात की जाए, उनका है, उनकी देन है। उन्होंने इस तरीके से भाषा को प्रयोग में लाया है। जब कवि वास्तविक घटनाओं से उद्बुद्ध भावों को काव्य में निबद्ध करता है, तब भावों की प्रबलता के कारण अपने आप में जो है प्रबलता के कारण भाषा भी सहज हो जाती है और अलंकृत भी हो जाती है, तो सही लगता है। जब कोई कवि यश की कामना से काव्य की रचना करता है, तब भाषा में सहारा समास अलंकार जो है, मतलब उनका ये मतलब है कि अगर आप कोई कवि हो और आप मानते हो कि इस रचना के बाद हमको यश की प्राप्ति होगी ऐसा, तो आपकी जो रचना है ना, आपकी जो लैंग्वेज है, उसमें आपको क्या दिखेगा, कृत्रिमता दिखेगा, अलंकार है, जटिलता है, समास है, रस है, उक्ति वैचित्र है, ढेर सारी चीज़ें, तो वो सहज नहीं रह जाती है। और ये मानते हैं कि अगर वो चीज़ सहज नहीं रहेगी, इसका मतलब वो अनुपयुक्त है, वो सही नहीं है। यद्यपि ये छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते, लेकिन उसकी महत्व की बात करें कि ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं करते कि जिसमें छंद हो, तो फिर नहीं तो आप देखिए पृथ्वीराज रासो को अजायब घर छंदों का मान ले तो नकार ही दिया जाएगा। लेकिन वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर देखें तो अनिवार्य नहीं मानते हैं छंद को कविता के लिए, लेकिन उसकी महत्ता और शक्ति को ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, होना चाहिए। इनके अलावा वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें, उनकी भाषा संबंधी विचारों की आलोचना। अभी तक आप देख रहे होंगे कि वर्ड्सवर्थ के बारे में इनकी हम काव्य की जो भाषा होनी चाहिए ना, उस पर बात हो रही है। जबकि हम प्लेटो को पढ़ रहे थे, अरस्तु को पढ़ रहे थे, तब तक ये वो बात चल रही थी कविता की उपयोगिता क्या होनी चाहिए, काव्य कला की उपयोगिता क्या है, काव्य कहाँ से अनुकरण किया जाता, वो एक अलग इशू था। अभी वर्ड्सवर्थ का ही काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए, और वो चाहे उनका लिरिकल बैलेट के 4 संस्करण की बात करें या बायोग्राफिया लिटरेरिया में फिर कॉलरिज द्वारा जवाब देने की बात करी जाए, या वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी विचार, उसमें एक ही चीज कॉमन नजर आता है कि कितना आप सरल हो, कितने सहज हो, लोगों को समझ में आना चाहिए। आडंबरपूर्ण बोझिल कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, गद्य भी होना चाहिए, पद्य भी होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो, वही चीज कृत्रिम नहीं लगता है बल्कि नेचुरल लगता है। अब इसका जो है, इनकी जो भी बातें हैं, इनका खंडन करने के लिए कुछ लोगों की आलोचना भी इन्होंने झेली है। सबसे पहले हम देखें कॉलरिज की, उन्होंने ही अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ की विचार को आलोचना, यानी आलोचना के जो एक धार होता है उस पर कसते हैं। कॉलरिज ये मानते हैं, कॉलरिज के अनुसार ग्रामीण भाषा की शब्दावली अपर्याप्त और कामचलाऊ होती है। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं, तो कबीर को रामचंद्र शुक्ल जी उतना ज़्यादा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है उनकी सधुक्कड़ी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, और जो पंचमेल खिचड़ी है, वो हमारे हिंदी साहित्य की जो एक पूरा परिपाटी उसको फुलफिल नहीं करता, तो वो उतना उनसे एग्री नहीं करते, उतनी सहमति नहीं व्यक्त करते। यहाँ पे देखिए कॉलरिज कहते हैं कि जैसे ग्रामीण की भाषा है, जैसे क्या नाम है, वर्ड्सवर्थ ने कहा अगर आप जो है ग्रामीण संबंधी कोई भी रचना कर रहे हो, तो उसमें आप क्यों ना उन्हीं की भाषा को अपनी कविता का आधार बनाओ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा।
है ना। तो ये इस तरीके से कहते हैं कि आप क्या करो, ग्रामीण जीवन के बारे में लिख रहे हो तो उनकी दैनिक बोलचाल की भाषा को काव्य में प्रयोग करो। लेकिन अब कॉलरिज महोदय कहते हैं नहीं, उनकी भाषा की शब्दावली अपर्याप्त है, वो उतना सहज और निर्मल भी नहीं, वो तो काम चलाऊ है। अब इनका मंतव्य ये है कि हमारे साहित्यिक दृष्टि से जो ग्रामीण शब्दावलियाँ, ग्रामीण भाषा वो अपर्याप्त और काम चलाऊ होती हैं। और जब हम काव्य संबंधी कुछ भी लिखते हैं तो उसमें गहन सूक्ष्म में विविध अनुभूतियों को व्यक्त कर सकने की क्षमता जो होती है उसमें विद्यमान नहीं होती। इस तरीके से इन्होंने जो ग्रामीण भाषा है ना, उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि खारिज कर दिया कि वो काम का नहीं होता है, इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो हमारी काव्य की बातों को, हमारी काव्य की भावानुभूति को उसको व्यक्त कर सके। दूसरी चीज, काव्य में उस भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं जो मनुष्य की वास्तविक भाषा है, अर्थात वे कृत्रिमता के बचने से, यानी कृत्रिमता से बचने की बात करते हैं। यानी वर्ड्सवर्थ जो है काव्य में उस भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं जो मनुष्य की वास्तविक है, अर्थात वे कृत्रिमता से बचने की बात करते हैं। लेकिन कॉलरिज कहते हैं, कॉलरिज बिल्कुल उनसे अलग ही कहते हैं। कॉलरिज ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसकी ज्ञान, क्रिया, संवेदना, शिक्षा के स्तर आदि के कारण अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कि हमारी जीवन शैली में जिस तरह हमारा परिवेश होता है तो हमारे बोलने, चलने, रहने और हर एक चीज़ का स्तर बिल्कुल उसी अनुरूप होता है। तो कॉलरिज का मत है कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान, क्रिया, संवेदना, शिक्षा के स्तर पे भिन्न भिन्न होती है। अतः काव्य भाषा में स्वाभाविक भाषा का प्रयोग ना होकर उस भाषा का प्रयोग होता है जो संस्कार रूप में कवि के मन पर अपना प्रभाव डाले रहती है। आगे देखिए तो वर्ड्सवर्थ का ये भी कहना है कि ग्रामीण भाषा के दोषों को दूर कर उनमें से उन शब्दों को निकाल देना चाहिए जो अरुचि और जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले हों। तो ये चीज़ है कि उनको दूर करो, निकाल दो। इस संबंध में कॉलरिज कहते हैं जब ग्रामीण भाषा को दोषों से मुक्त करके परिष्कृत कर दोगे तो ग्रामीण भाषा रहेगी कहाँ। जैसे अब ये यहाँ पे देखिए कि जैसे कॉलरिज ने समझाया कि देखो काव्य उपयोगी नहीं है ग्रामीण भाषा, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कोई बात नहीं, हम ग्रामीण भाषा को प्रयोग में लाएंगे लेकिन जो भी अरुचि और जुगुप्सा वाली शब्दावली होंगी उनको निकाल देंगे। तो जब ये इन्होंने बोला वर्ड्सवर्थ ने कि निकाल देंगे, तो फिर कॉलरिज बोल रहे जब निकाल दोगे तो प्योर हो जाएगा, शुद्धतम रूप में आ जाएगा, फिर वो ग्रामीण कहाँ रह जाएगा। तो ये दोनों लोगों का विवाद जो है, खासकर इनकी आलोचना के केंद्र में जो है, इनकी आलोचना के जो केंद्र में रहे वो कॉलरिज ही रहे हैं, जो पहले सहमत थे अभी असहमत है। अब जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग की वकालत की, जबकि हम लोग जब भी पद्यांश पढ़ते हैं तो आप देखिए पद्यांश ज़्यादा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होती है। जैसे आप मान लीजिए कवि के दोहे पढ़ रहे हैं, कबीर के, सूरदास के पढ़ रहे हैं, या उत्तरकांड पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस, तो पद्यांश में संस्कृत शब्दावलियों का भरपूर यूज किया जाता है। परंतु ये कहते हैं कि जो है समान भाषा का प्रयोग की वकालत की वर्ड्सवर्थ ने कि समान भाषा होना चाहिए। तो कॉलरिज महोदय क्या कहते हैं, कॉलरिज महोदय का भी अपना इस पे उनका भी मत है, मान्यता है कि जो गद्य है, कॉलरिज ने गद्य पद्य की भाषा की एक रूपता का भी विरोध किया। उनके अनुसार कोई शब्द या शब्दक्रम केवल गद्य के लिए होता है तो कोई पद्य के लिए, इसलिए आप दोनों का एक साथ एक जैसा प्रयोग नहीं कर सकते। ये इनके अनुसार था कि आप एक जैसा दोनों को मिला नहीं सकते। कॉलरिज ये भी मानते थे कि भाव के प्रबल आवेग की दशा में या तीव्र अनुभूति की दशा में वे ही शब्द कवि को सूझते हैं जो पहले से मन में विद्यमान हो, तो कुछ नवीन नहीं आता। तो इस तरीके से वर्ड्सवर्थ का कहना था कि उन्होंने कहा था कि नहीं, स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होना चाहिए, ओवरफ्लो, उसमें पावरफुल जो फीलिंग होती है वो होती है, बट इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो विचार है वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचार वो मौलिक है, नवीन भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो आडंबरपूर्ण भाषा के विरोधी थे, वो सरलता, सहजता, ग्रामीण भाषा के पक्षधर, वो आर्टिफिशियल चीज़ों को मानते ही नहीं थे, नेचुरल चीज़ों को बात करते थे, अकृत्रिमता से दूर रहने की बात करते थे, प्रकृति के गोद में रहने की बात करते थे। तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य में जो है, जो हमारे अंदर एक कल्पना विद्यमान होती है, वो कल्पना हमारे अंदर कैसे आती है, कल्पना शक्ति हम कल्पना करते हैं अपनी भाषा में कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें, जिसमें सरल सहज होकर सोच पाएँ, तो हमारी कल्पना शक्ति उतनी मजबूत होती है। तो इन्होंने अपने काव्य में विशेष तौर पे कल्पना पे जोर दिया है। एक महाकवि की अंतर्दृष्टि वर्ड्सवर्थ के विचारों में सदैव विद्यमान रही है। वह निसंकोच भले ही विरोध झेले हैं, लेकिन उन्हें विरोध से बहुत ज़्यादा जो है फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम कहें कि जो वर्ड्सवर्थ है तो वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत, जिनको हम सुकुमार कवि कहते हैं प्रकृति के, वो छायावादी कवि भारतीय परंपरा में पढ़ते हैं और उसी प्रकार
वर्ड्सवर्थ का स्थान है। आप देखिए वो प्रकृति के निकटस्थ रहने की बात किस तरीके से करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपको वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है आपके सिलेबस में, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत पे बात करेंगे, है ना। फिर इस तरीके से आपका होता रहेगा। आप लोगों से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पीडीएफ वगैरह तो हिंदी और प्राइड पे और वहाँ से कनेक्ट होना होगा मुझसे, तो आप वहाँ से जाके डिस्कशन वाले पार्ट में मुझसे कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करें, तो हम पर्सनल भी वो कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो मैसेज करके आप बात करें। हिंदी और प्राइड करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। और वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगे तो बस एक है कि आप लाइक वगैरह, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करें। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने उसको आसानी से समझाने की कोशिश की है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।